नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। किसानों पर ड्रोन से गोले गिराने वालों को क्या अब पुरस्कार मिलेगा? क्या सबसे बड़ी बहादुरी किसानों को दिल्ली आने से रोकना ही है? हरियाणा सरकार ने सिफारिश की है और इस सिफारिश को आप समझेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। 3 आईपीएस अफसर और 3 हरियाणा पुलिस सेवा के अधिकारी, 6 अधिकारियों के लिए वीरता पुरस्कार की सिफारिश की गई। वीरता पुरस्कार किसको मिलता है? अत्यंत साहसिक कार्य करने वाले, अत्यंत विशिष्ट कार्य करने वाले, अपराधियों को पकड़ने के लिए या अपराधियों से किसी जन समुदाय को, व्यक्ति विशेष को बचाने के लिए जो अपने जान की बाजी लगा दे, साहस की अपरिमित सीमाओं तक उसका कार्य नजर आए, उनको दिया जाता है ये वीरता पदक। लेकिन किसे वीरता पदक के लिए सिफारिश की जा रही है? जिन्होंने किसानों की राह में कांटे बिछाए, कीलें सड़कों में लगवा दी, 7-7 लेयर की बैरिकेडिंग कर दी, रबर के गोले दागे, ड्रोन से आंसू गैस के गोले बरसाए। हिंदुस्तान में क्या वीरता की अब नई परिभाषा गढ़ी जा रही है? ये सिफारिश बिल्कुल जख्म पर नमक रगड़ने के समान है। जिन किसानों का जख्म अभी भी हरा है और जख्म ही जख्म है, उन पर नमक की बोरी डाली जा रही है वीरता पुरस्कार की सिफारिश करके। अफसरों को क्या संदेश देना चाहती है सरकार? किसानों को क्या संदेश देना चाहती है सरकार? ये समझने के लिए हमारे साथ हरपाल सिंह बिलारी जी हैं, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। चौधरी साहब, क्या हिंदुस्तान में वीरता की नई परिभाषा गढ़ दी गई है? ड्रोन से गोले बरसाने वाले अब इस देश में महापराक्रमी, महावीर कहे जाएंगे, और वो भी गोले किसी और पर नहीं कि सरहद के पार गिराया हो, अपने ही सरहद में, खेतों में अपना पसीना, अपना खून लगा करके इस देश का पेट भरने वाले किसानों पर जो गोले गिराने वाले थे, वो इस देश में वीर कहलाएंगे, वीरता पदक पाएंगे। चौधरी साहब। चित्रांशु जी, मैं थोड़ा सा आपको बैक बनाना चाहता हूं। एक अंग्रेज ऐसा शासक आया था भारत के अंदर कि उसने हिंदुस्तान में, मैं आपको एक आंकड़ा दे दूं, कंप्लीट आंकड़ा बता दूं आपको पूरा। 1773 में अंग्रेजों के पास केवल 45,000 फौज थी, सिर्फ 45,000। उनकी अपनी अंग्रेज थे केवल 9,000। 36,000 हिंदुस्तानी थे। 1818 में उनके पास फौज थी 1,45,000, जिनमें इंग्लिश फौज केवल 40,000 थी, बाकी सब भारतीय थे। और 1854 में उनके पास फौज थी 1,85,000, जिसमें अंग्रेज कुल 45,000 थे, बाकी सब भारतीय थे। एक ऐसा शासक भारत में आया जिसने बहुत कम संख्या में मौजूद थे वो, और हिंदुस्तान के लोगों की गरीबी का फायदा उठाकर और हमारे देश के नौजवानों को वर्दी पहनाई अपनी, और हमारे देश के नौजवानों को वर्दी पहनाकर उनके कंधे पर अपनी बंदूक रखी और हमारी नौकर गोली चलाई। 2 साल राज किया उन्होंने, 2 साल राज किया उन्होंने। वो भी इनाम देते थे। जब जलियांवाला कांड हुआ, जिस डायरेक्टर ने गोली चलाई, उस गोली कांड में अंग्रेज बहुत कम लोग थे चलाने वाले, मोस्टली भारतीय फौज थी वहां भी, और आर्डर अंग्रेज कर रहे थे, बंदूक उनकी थी, गोली हमारे लोग चला रहे थे, और 1000 लोग मारे गए थे वहां, लादें बिछा दी गई थी। किस तरह उधम सिंह बदला लिया जाकर। तो डायर को भी इनाम दिया था। डायर को भी अंग्रेज हर साल कैक्सटन लॉर्ड इंग्लैंड में उसी 13 तारीख को, जिस दिन कांड हुआ अप्रैल को, इनाम देते थे वो। क्या तो बहुत बड़ा काम किया है। तो भले ही भारत आजाद हो गया हो, लेकिन आज भी जो मानसिकता है, जो रूल्स है, जो कानून है, जो नियम, वो अंग्रेजों के ही है।
अब ये जो सरकार आज मौजूद है, अब क्या है, आज भी क्या है, देखो आप, मुट्ठी भर लोग शासन पूरे देश में काम कर रहे हैं। आज एक परिभाषा उन्होंने बना ली अपनी कि एवरीथिंग इज फेयर, बिजनेस एंड पॉलिटिक्स। बिजनेस और राजनीति में सब कुछ जायज है, कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। देखो आप, अब आपने अभी देखा, आपने उदाहरण, एक उद्योगपति की बेटे की शादी हुई, 25% जियो का रेट बढ़ा दिया और करके 4,000 करोड़ में हेक्टर जनता से हिंदुस्तान के हर व्यक्ति, गरीब आदमी जैसे निकाला जो जियो चला रहा है। और किस तरीके से शादी का जश्न मना, 1 महीने शादी चल रही है आज तक। वो उनकी बिजनेस है, वो बिजनेस है उनकी, वो सब जायज है। तो यहाँ क्या है, नीतियां बनाते हैं वो लोग जिनका कोई मतलब समाज से नहीं, जनता से नहीं है, सोच उनकी वही ब्रिटिश टाइम की है, और वो नीति लागू कौन करता है, हमारे फौज के जवान। आज भी वही पैटर्न है, बेटे हमारे हैं, वर्दी उनकी है, आप समझ लो, गोली हम पर चलाई जा रही है। कौन जनरल डायर है अब जनरल डायर ये जो आदेश कर रहे हैं, जो आदेश कर रहे हैं जनरल डायर तो है ये, जो ये गोली का आदेश कर रहे हैं। किस तरीके से हरियाणा में एक अधिकारी कह रहा था खुलेआम खड़े होकर अपनी फौज के जवानों को कि मारो सालों को, मारो सालों को, सबक सिखाओ। वो कौन था? वो डार है। ये वो लोग हैं मानसिकता के जिनको गांव से मतलब नहीं कोई भी। आज भी देखो, आज भी क्या है, आप देखो, अच्छा संरक्षण होता है, देखिए आप, आज भी जवान जब भर्ती होता है किसी फोर्स में, उसकी फिटनेस ली जाती है, कितनी फिट लंबी हाइट है उसकी, कितना सीना उसका, कितना दौड़ सकता है वो, तब सेलेक्ट होगा वो। एमएससी पास, एमए पास है। अफसर की जो भर्ती होती है अंग्रेज टाइम की तरह, उसकी कोई फिटनेस नहीं होती है, उसकी हाइट भले 3 फीट की हो, 5 फीट की हो, भले उसका वेट 20 किलो हो, वो आईपीएस बन जाएगा, बन जाएगा ना। और वो आईपीएस बनने के बाद वो आदेश करेगा, फिर वो सत्ता के साथ खड़ा है, उसको कोई मतलब बात नहीं है। चौधरी चरण सिंह ने जब ब्रिटिश टाइम में भारत आजाद हुआ तो उन्होंने एक सुझाव दिया था कि क्योंकि हमने ब्रिटिश का मॉडल एडॉप्ट कर लिया है भारत के अंदर कि अंग्रेज शासन की तरह हम राज करेंगे देश के अंदर, तो उसमें अंग्रेजों के कलेक्टर होते थे, 1000 गांव के अंडर में होते थे, आईपीएस ऑफिसर्स होते थे, तो वो उनकी जिम्मेदारी होती थी पूरी। तो उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं 50% बच्चे आईपीएस आईएएस में गांव के हों, जातीय दाव, कोई जातिवादी होना, कोई भी धर्म की बात की, गांव के बच्चे हों, तो कि ताकि गांव का बच्चा जब कलेक्टर बनेगा, आकर गांव का बच्चा आईपीएस बनेगा तो वो उस परिस्थिति निकल के आएगा, गांव की उससे निकल के आएगा से, और परिस्थिति उसको अपना बनाती है दास, वो सोचेगा मैं क्या करना है मुझे। वो बात हुई नहीं। आज क्या हो गया, अब पूरा सिस्टम उनके हाथों में आ गया। अब आप बताओ, क्या दिल्ली आना गुनाह है? जब हम दिल्ली जा रहे थे तो चलो पंजाब वाले ट्रैक्टर आ रहे थे, रोक रहे आप, ट्रैक्टर रोके उनके आपके। हम यूपी से पैदल जा रहे थे, अपनी गाड़ी जा रहे थे, हमें रोका गाड़ी के बाद, हमें आपको रोका। हमने कहा आईपीएस अधिकारियों से, आप बताओ क्यों रोक रहे हो हमें, बताओ क्यों रोक रहे हो हमें? हाई कोर्ट ने कहा कि आप जा सकते हैं बिना ट्रैक्टर के, हम तो ट्रैक्टर जा रहे हैं। एसपी में आगे बैठ के साथ आगे बैठ के फोर्स लगा दी, नहीं जा सकते आप बताइए। आप दिल्ली नहीं जा सकते हम लोग, दिल्ली राजधानी है हमारी, तो यही तो अंग्रेज करते थे उस टाइम। तो कोई फर्क नहीं है आज, बिल्कुल कानून कौन बनाता है? एसी में बैठ के। मैं आपको बता दूं, आज लड़ाई क्या किया, लड़ाई अभी है। हम लोग क्या करते हैं, देखो आप सड़क पर बैठ जाओ, सड़क पर बैठकर आप छुप के बैठ जाओ, एक डला पकड़ लो और कुत्ता जा रहे हो, डला मारो उसके आप। उसकी क्या आदत है, वो डले को पकड़ेगा, 2-4 बार पकड़ेगा, भाग जाएगा, पता नहीं कौन मार रहा है। लेकिन शेर का शिकार जब होता है ना, तो शेर का शिकार करने वाले मजान बनाते बहुत ऊंची, क्योंकि शेर की आदत है, वो ये नहीं देखता किसने मारा, वो नहीं देखता क्या लगा है मेरे, वो देखता मारा किसने है। शेर की आदत है, वो हमला करता है मारने वाले पर, मारा किसने है, वो नहीं देखता लगा क्या है, मारा किसने है। इसलिए शेर की शिकार करने के लिए मजान बनाना पड़ता है। इसलिए आज लड़ाई है भारत की, वो हाथ कौन से हैं हिंदुस्तान में,
जो कानून बनाते हैं बैठ के दिल्ली में, बंबई में, जो आदेश करते हैं गोली चलाने की, जो नीतियां बनाते हैं, उन्हें मालूम है नीतियां हम बना रहे हैं, किसानों के खिलाफ बना रहे हैं, मजदूरों के खिलाफ बना रहे हैं, छात्रों के खिलाफ बना रहे हैं, कर्मचारियों के खिलाफ बना रहे हैं, भारतीय जनता के खिलाफ बना रहे हैं, उद्योगपतियों की नीति बना रहे हैं। और नीतियां जब बना रहे हैं और जब वो लागू होंगी तो छात्र विरोध करेंगे, किसान विरोध करेंगे, मजदूर विरोध पर सड़क पर आएंगे, कर्मचारी सड़क पर आएंगे, व्यापार सड़क पर आएंगे, और फिर हम उन पर गोली चलवाएंगे। गोली चलाने वाले भी उन्हीं के बच्चे होंगे, गोली खाने वाले उन्हीं के बच्चे होंगे, हमारा कोई नहीं होगा। मरने वाले की डेड बॉडी गाँव में जाएगी, चाहे मजदूर के बेटे के घर जाए या किसान के जाए, उनको कोई नहीं बिगड़ेगा। ये व्यवस्था है, ये चला रहा सिस्टम है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए अब आप देखिए व्यवस्था क्या। मैंने एक वीडियो देखा, कंगना रनौत, एक वीडियो आया उसका, किसी पिच पर गोवा में पता नहीं कहाँ थी, चोली कच्चे पहन के जा रही थी, और फोर्स के लोग उसके जो सिक्योरिटी गार्ड है बेचारे जवान पीछे भाग गए थे। बताइए आप, क्या दुर्भाग्य है देश का। एक नाचने वाली जा रही है, उसको रखाने के लिए कतार फोर्स के लोग हमारे बेटे भाग रहे हैं। देखिए आप, ये सिस्टम है। और वो कहती है 14 के बाद ऐसा हुआ, 14 के बाद। अब तो सांसद बन गई मोदी, अब तो मोदी जी ने सांसद बना दिया उसको, सांसद बना दिया, अब तो माननीय सांसद हो गई हैं वो। देखिए क्या बोलती है, लक्ष्मीबाई का रोल अदा करती है फिल्म में। लक्ष्मीबाई का क्या नहीं मालूम, लक्ष्मीबाई ने आजादी की लड़ाई प्राण दिया अपने। लास्ट मोमेंट तो पढ़ो लक्ष्मीबाई का इतिहास आप, जब बेटा मारे हुआ था कमर से उनकी, और घोड़ा पर वो नाला क्रॉस नहीं कर पाई, उनको गोली लगी, और वो फिर किस तरह उनके साथ महिला फोर्स थी, उन्होंने उनका बदला लिया, और जब वो भगा दिए गए तो उतरी घोड़ा से नीचे हुए, उन्होंने अपने बेटा उनके हवाले किया, और जो मेरा बेटा है ये, और मैंने जन्मभूमि के लिए, अपनी राष्ट्रभूमि के लिए प्राण दिए हैं, और मैंने कंप्रोमाइज नहीं किया ब्रिटिश हुकूमत से। और तमाम चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, तमाम जितने क्रांतिकारी भारत के, कितने क्रांतिकारी भारत से फांसी खाई और आजादी दिलाई। और कहती है आजादी 14 के बाद मिली है, आजादी 14 के बाद मिली है, मतलब तमाम स्वतंत्र सेना को काम किया है, 14 के बाद आजादी मिली है उसे। तो अब जैसे कंगना ने बताया 14 के बाद आजादी मिली है, तो जो 6 वीर हरियाणा के, उन 6 वीरों का नाम भी हम बता देते हैं। आप सुनो, आजादी में जिस सिखों को आतंकवादी बोल रही है, उनका इतिहास नहीं मालूम उसको। 122 लोगों को फांसी लगी अंग्रेजों द्वारा, जिसमें 91 लोग सिख थे पंजाब के। हाँ, फांसी खाई। 2125 लोगों को आजीवन कारावास हुआ, जिसमें कम से कम 70-800 पंजाब के थे। उसको ये नहीं मालूम, उसको ये नहीं मालूम कि जब आजादी के बाद देश भूख मर रहा था, 35 करोड़ की आबादी थी भारत की, और लोग अनाज नहीं था, विदेश चला जाता था, मांगते थे हम। हरित क्रांति का नारा दिया, और पंजाब हरियाणा प्रांत इन्होंने गेहूं धान में दुनिया में वर्ल्ड कायम किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, देश को अनाज खिलाया, और आज पूरा भंडार भरे पड़े। ये नहीं मालूम इस बात को, उनको आतंकवादी बोलती है। इसको नहीं मालूम कि जलियांवाला कांड का बदला पंजाब के बेटे ने इंग्लैंड में जाकर लिया, डाल से बाहर जाके, और 40 दिन के अंदर फांसी लगा उन्होंने। यही नहीं मालूम। ये कह दीजिए आजादी 14 के बाद मिली है। तो आज इस टाइप के जो लोग है ना, ये इनको पूरा मीडिया कवर कर रहा है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ एक बात दोबारा, आज भारत के 2 वो है स्तंभ, एक मीडिया और एक इलेक्शन कमीशन। ये 2 स्तंभ बहुत बड़े हैं। मीडिया भारत का सूचना देता क्या हो रहा है देश के अंदर, सरकार क्या कर रही है, विपक्ष क्या कर रहा, सही सूचना और हिंदुस्तान के लोगों को दी जाए, सही सूचना और सही चुनाव हो, बात सही ईमानदार हो, तो मैं गारंटी कहता हूं, जिन्होंने सत्ता में बैठे ना आज, जो अपने आप योजना चला रहे हैं, ये 50 साल तक सत्ता में आ सकते, कोई आप तो लेगा कभी आ सकते। लेकिन क्योंकि दुर्भाग्य है देश का, मीडिया और इलेक्शन कमीशन 2 ही पिलर है, और दोनों की मुट्ठी में बैठे हैं, झूठ फैलाते, पूरे झूठ फैलाते हैं। तो ये जो इनाम दिया रहा है अधिकारियों को, मैंने आपको बता दिया, ये सोच है की है। हमारे बेटों कंधे हैं, कंधे हमारे ही वे,
बंदूक सरकारी है और घोड़ा सरकार दवाई है, और आर्डर वो दे रहे हैं जिन्हें कोई मतलब गांव और देहात में नहीं, वो आदेश दे रहे हैं अपन। तो ये लड़ाई, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, आज लड़ाई है व्यवस्था की है भारत के अंदर। देखिए आप, अंबानी एक पाकिस्तानी हीरोइन को नचाता है, ठीक है, 70 करोड़ रुपए देता है, मीडिया क्या घुमाता है, अरे देखिए आप अंबानी कितने महान है, पाकिस्तानी हीरोइन नचा दी उन्होंने, आप देखिए तमाशा। मतलब ये भी राजभक्ति होगी उनकी, अंबानी की राजभक्ति में शामिल कर दिया मीडिया ने उनके कि अंबानी जी तो बड़े महान है, उन्होंने तो पाकिस्तानी हीरोइन नचा दी, और पाकिस्तानी हीरोइन यहाँ के गरीब पब्लिक का 70 करोड़ रुपए ले गई, ब्रिटिश का गायक रुपए ले गया, करोड़ रुपए ले गया, अंबानी महान है। तो ये जो नैरेटिव पैदा किया रहा है इसके अंदर, ये खतरनाक है। लड़ाई इसके नाम ही मैं चौधरी साहब नाम बता दूं, क्योंकि किसानों को पता हो, हरियाणा को पता हो, पंजाब को पता हो कि इस देश के नए वीर कौन हैं जिनको वीरता पुरस्कार मिलने चाहिए। ये 6 हैं, 3 आईपीएस हैं और 3 पीपीएस हैं जो हरियाणा पुलिस सेवा के हैं। 3 आईपीएस में हैं शिवास कविराज, ये आईजी हैं करनाल के, जसनदीप सिंह रंधावा एसपी कुरुक्षेत्र के, और सुमित कुमार एसपी जींद के। इन तीनों आईपीएस को वीरता पदक देने की वकालत की गई है, और 3 अधिकारी हैं जो हरियाणा पुलिस सेवा के हैं, पीपीएस हैं। ये हैं नरेंद्र सिंह, राम कुमार और अमित भाटिया, ये तीनों डीएसपी हैं, ये तीनों डीएसपी हैं। इनमें ये कबीर राज आईजी अंबाला रेंज के आईजी बनाए गए थे फरवरी में, जब 13 फरवरी को वहां पर किसान इकट्ठा हुए तो बनाए गए थे ये आईजी, और रंधावा साहब जो थे वो एसपी, ये दोनों थे। और इसीलिए इनको इनाम मिल रहा है क्योंकि शंभू बॉर्डर पर इन्होंने उनको घुसने नहीं दिया। बाकायदे लिखा गया है, जो वीरता पदक के लिए इनको रिकमेंड किया गया है उसमें बाकायदे लिखा गया है कि अगर प्रदर्शनकारी दिल्ली की ओर बढ़ने में सफल हो जाते तो वो राष्ट्रीय राजधानी को घेर लेते, जैसा कि उन्होंने 2020 में किया था, जब किसान कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करते हुए 1 साल से अधिक समय तक रुके रहे थे, और दिल्ली जाने से हमने रोका और बहुत किसानों के हमले झेले। ये बहादुरी वहां पर हमने दिखाई है, इसलिए मतलब इन लोगों ने दिखाई है, इसलिए इनको वीरता पदक मिलना चाहिए। और गृह मंत्रालय का जो निर्देश है उसके मुताबिक क्या पैरामीटर्स है मैंने पहले भी बताया था, फिर रिपीट कर दूं कि वीरता के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक उन कर्मियों को दिए जाते हैं जिन्होंने या तो असाधारण साहस और कौशल के कार्य किए होते हैं, या कर्तव्य के प्रति विशिष्ट समर्पण का प्रदर्शन किया होता है, जान और संपत्ति बचाने या अपराध रोकने या अपराधियों को गिरफ्तार करने की विशिष्ट वीरता दिखाई होती है। उन लोगों को ये जो है, जो जोखिम उठा करके इतना बड़ा काम करते हैं, उनको वीरता पदक दिया जाता है। अब किसान अपराधी थे कि उनको रोकने की वीरता दिखाई, अपराध कर रहे थे कि रोकने की, क्या था, दिल्ली आना अपराध था तो अपराध करने से रोका, कह रहे हैं दिल्ली आने से रोका तो अपराध करने से रोका। किसान अपराधियों को गिरफ्तार करने में विशिष्ट वीरता, तो क्या किसान अपराधी थे? ये हजारों अपराधी खड़े थे। ये बहुत सवाल ऐसे हैं, लेकिन कौन है? ये सारे अफसर हैं। जब अभी डायर का उदाहरण दे रहे थे चौधरी साहब, तो मैं वही सोच रहा था, ये सारे अफसर हैं। वहां पर जो बैरिकेडिंग्स लगी हैं 7 लेयर 8 लेयर की, वहां पे आगे सिपाही हैं जो खड़े हैं, जवान हैं, वो किसानों का ही बेटा खड़ा है, और पीछे से ये हुक्म देने वाले महावीर हैं। ये वीर जो हैं आईजी, एसपी, आईपीएस, पीपीएस, डीएसपी, ये पीछे से ऑर्डर करने वाले हैं कि ड्रोन उड़ाओ, ड्रोन का बटन दबाओ, ये वीर हैं चौधरी साहब। मैंने कहा ना बटन, मैंने कहा ना कंधा किसान के बेटे का, कंधा किसान के बेटे का, बंदूक उसकी, बटन वो दबा रहे हैं, चलाओ गोली। और देखिए आप, इनको इनाम मिल रहा है, इन्होंने किसान गोली चलाई, ठीक है। प्रभाकर चौधरी जो बरेली पोस्टेड से, हाँ, प्रभाकर चौधरी एक आईपीएस जो बरेली पोस्टेड थे, एक दंगा रोक दिया उस आदमी ने, सैल्यूट है, आज सैल्यूट है, दंगा रोक दिया था, जिसको प्रधानमंत्री ने हाथ बार कंधे पर रखा था कि शाबाश। एक ऐसा आईपीएस अधिकारी जो एक बहुत डेड ऑनेस्ट और ड्यूटी का पाबंद, जब बरेली पोस्टेड थे वो,
कुछ कांवरिये इकट्ठे हुए भीड़ के रूप में, उन्होंने कहा कि हम मस्जिद पे अपनी कांवर जुलूस लेना चाहते हैं। विभाग चौधरी ने कहा ठीक है, अगर आपका मनसा यही है तो मैं बात कर लेता हूँ। उन्होंने रोका, आप रुकिए, मैं बात करता हूँ। वो मस्जिद के इमाम के पास गए और इमाम से उन्होंने बुला के बात की कि ये जुलूस निकाला जाते हैं, आपको दिक्कत तो नहीं है? उन्होंने कहा हमें क्या दिक्कत है, शांति से निकाला है, हर एक को राइट निकलने का। वो सहमत दे दी उन्होंने विचारों ने। वो लौट के वापस आए। जब वापस आए, उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि जुलूस में कुछ लड़के तमंचे लहरा रहे थे, कट्टे लहरा रहे, तलवार लहरा रहे। तब उन्होंने कहा उन्हें बुलाकर, भाई ये क्या है, आपका इंटेंशन शांतिपूर्वक जुलूस निकालना नहीं है, आपकी इंटेंशन मुझको गलत लग रही है, आप यहाँ से जुलूस नहीं निकाल सकते, मैं शहर को जलने नहीं दूंगा। तब हरियाणा जल जाता उस टाइम, उसमें मेवात जल जाता उस टाइम। उनका मैं बरेली में नहीं जलने दूंगा, ये नहीं दूंगा आपको मैं। वो नहीं माने साहब, पत्थर शुरू कर दी। उन्होंने लाठीचार्ज का आदेश किया, हल्का लाठीचार्ज किया, उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया, वो कर दिया, इधर जाइए आप, नहीं लिख रहेगा। एक इतना ऑनेस्ट अधिकारी जिसने एक शहर को जलने से बचाया, न मालूम कितनी दुकानें जलती, कितने मकान जलते, कितने लोग मारे जाते, कितने घायल होते, उसको वो घर नहीं पहुंचे अपने, उनको हटा दिया गया। उनके बाप का दर्द सुनते आप, उनके बाप टीवी पर आए, पटेल थे वो, उन्होंने कहा मेरे बेटे का क्या कसूर था, ये कसूर था, ड्यूटी का पालन कर गया, ये कसूर था क्या, हटा दिया गया, ये इनाम उन्हें दिया गया। अब तो परिभाषा लिखी जा चुकी है, जो सत्ता के साथ इस सत्ता के कहने पर काम करेगा, निर्दोषों को मारेगा, गोली चलाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इन पर, वो इनाम पाएगा। कभी चंद्र से कहा करते थे कि मशीनरी को कहीं मत टच करो आप, मशीनरी एक ऑनेस्ट होनी चाहिए बात के अंदर, सरकार किसी की भी आ, मशीनरी को फ्री काम कर दो। लेकिन आज तो मशीनरी को करते हैं आप, तो अब इनाम तो मिल रही होने जो किसानों मारा। अब उनसे ये पूछो कोई उन्नतकारियों से, आप किसको रोकना चाहते थे, कौन कह रहा रोको इन्हें? अरे जो प्रधानमंत्री दिल्ली में है आज, उसी प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में 2011 में बाकायदे चिट्ठी लिखी थी मनमोहन सिंह को, और बाकायदे 14 के चुनाव में भाषण दिए थे लंबे चौड़े, किसानों को ये बीज लगता है, इतना खाद लगता है, इतना पानी लगता है, इतनी जुताई में खर्चा आता है, और सब खर्चा जोड़ दिया जाए और स्वामीनाथन अमेरिकी वोट के आधार पर भाव तय किया जाए और उनको एमएसपी गारंटी मिलनी चाहिए, ये किसान मर जाएगा देश का। ये किसने बोला? ये मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने। और 14 के चुनाव में किसने बोला? ये प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने। और जब वही प्रधानमंत्री उम्मीदवार प्रधानमंत्री बन गए भारत के, तो कौन सा गुनाह कर रहे थे किसान? यही बात पूछे तो जा रहे थे दिल्ली में प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री जी आपने तो कहा था ये इतना खर्चा आता है, गारंटी कानून दो एमएसपी का। हम आपसे पूछे दिल्ली आ रहे थे, हम तो निहत्ते आ रहे थे, दिक्कत क्या थी आपको? आप तो क्यों बुलाए दिल्ली हमको? आप तो ऐलान कर देते कि किसानों को एमएसपी गारंटी कानून मिलेगा, तो मैंने ही वादा किया है ये सत्ता में आने के बाद। क्या आप वादा करते हो, मिसगाइड करते हो, भावनाओं में खेलते हो, सत्ता प्राप्त करते हो और फिर चाहते हो किसानों की पूरी प्रॉपर्टी संपत्ति अडानी सौंप दो आप? ये कैसे हो जाएगा? इन अधिकारियों को पूछा आपने गोली क्यों चलाई भाई? जिन आदेश दिए उससे पूछे क्यों चलाई तुमने गोली? क्या किसान कर रहे थे भाई? दिल्ली तो आ रहे थे, दिल्ली राजधानी है भारत की, प्रधानमंत्री बैठते हैं, पूछा रहे थे उनसे आप क्या कसूर था उस लड़के का, शुभम का, जो गोली लगी? 22 साल लड़के सीधे मारी गोली आपने समय, क्या कसूर था उन किसानों को जिनके आपने गोली मारी, टांग तोड़ी? कसूर था उनका क्या? क्या वो पाकिस्तानी थे? वो विदेशी लोग थे क्या? वो संघर्ष करना रहे थे क्या? वो तो बेचारे मांग रहे थे, हम तो मांग रहे थे खाली, हम क्यों करोगा हापुड़ में, हमारा होगा हापुड़ में, कुछ बताया नहीं, हम बताओ क्या रोक रहे हो आप? रोकेंगे दिल्ली जाएंगे आप, तो दिल्ली ट्रैक्टर से आओ तो आफत, पैदल जाओ तो आफत, रेल से आ रहे थे हमारे लोग, कर्नाटक से हमारे साथी आ रहे थे, कर्नाटक से आ रहे थे, आप समझ लो, उनको
आगरा उतारा गया, भोपाल में सॉरी, भोपाल ट्रेन से उतारा गया रात के 12 बजे। हमारे कर्नाटक के साथियों को, शांता कुमार जी को, उनके साथ महिला थी, बेइज्जत करके रात के 11 बजे तक सड़क पर डाल दिया गया। अब क्या खेल कर ले आप भाई? आप कोई चलाओगे फिर? आप ट्रेन नहीं दोगे, आप पैदल नहीं दोगे, ट्रैक्टर नहीं दोगे आप, तो कैसे आएंगे? नहीं आन दो, आप कह दो आपने मान ली, बात खत्म होगी बात। तो ये जो सिस्टम पूरा है भारत का, ये कैप्च हो चुका है। अब तो पूरा व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी भारत के लोगों को। इन्हें इनाम मिलेगा, अच्छी बात है, खुश होंगे। बताओ किस बात का इनाम मिलेगा? अरे मैं तो वीडियो देखा, वो अधिकारी कह रहे मारो, शौक सिखाओ सालों। क्या मानसिकता देखिए आप, शौक सिखा चाहते हैं। प्रभाकर चौधरी को तबादला होगा अगर आग ले बचाएंगे तो। जो किसान गोली मारेगा उसको इनाम मिलेगा भारत में। यही सत्ता मोदी की, यही है मोदी पैटर्न, यही गुजरात मॉडल है भारत का। सत्ता से चली चाहिए भारत के अंदर। बच्चे देखिए आप, सरकार का अहंकार, चौधरी साहब देखिए, अहंकार सरकार का। हाई कोर्ट ने, हरियाणा, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि भाई रास्ता खोल दीजिए, अब हफ्ते भर के अंदर आप रास्ता खोल दीजिए। किसानों ने तुरंत देखा रास्ता खुलने वाला है, तैयारी कर ली कि जी हम दिल्ली जाएंगे। हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट आ गई, कहीं रास्ता नहीं खुलेगा, मना कर दिया रास्ता खोलने से, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। क्या अभी जगजीत सिंह डल्लेवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि नहीं जी हम दिल्ली जाएंगे, हम 15 अगस्त को जाएंगे दिल्ली, रास्ता जब खुलेगा तब जाएंगे, हम तो बैठे ही हैं, हम तो कहीं पीछे जा नहीं रहे, हम तो बैठे ही हैं। ये अहंकार का टकराव, मतलब अहंकार तो एक तरफा है, सरकार का है, लेकिन इस अहंकार से कैसे टकरा करके किसान आगे बढ़ पाएंगे, कैसे? अब आप देखो ना, अभी तक ये लोगों को मिसगाइड कर रहे थे कि किसान रास्ता रोक रहे हैं, आई बात साफ हो गई, रास्ता हम नहीं रोक रहे, रास्ता सरकार रोक रही है। दिल्ली में 13 महीने रास्ता हमने नहीं रोका, रास्ता सरकार ने रोका हमारा। अब भी सरकार रास्ता रोक रही है। हाई कोर्ट ने यही कहा कि रास्ता खोलिए, आप नहीं खोल रहे, तो हाई कोर्ट का उल्लंघन कौन कर रहा है? सरकार कर रही है, हम नहीं कर रहे। हम तो दिल्ली आने की बात कर रहे हैं खाली, हम रास्ता कब रोक रहे बताओ मुझे? भाई आप फोर्स हटा दीजिए आगे से, हम दिल्ली आएंगे, लेकिन रास्ता सरकार रोक रही है और नेगेटिव पैदा कर रही है, किसान रास्ता रोक रहे हैं। ना हमने पहला रास्ता रोका दिल्ली में, ना हम यहाँ रोक रहे रास्ता। हम दिल्ली आ जा रहे, आप हम जाने दो, आप हमारी बात सुनो, टेबल पर आओ, बैठो, बात करो, हमारी बात जायज है मानो, नहीं मानो बताओ, नहीं जायज है बहस करो हमसे बैठ के। ये क्या तरीका भाई? ये क्या तरीका है कि बंदूक की नोक पर आप जो है? देखो हिमांशु जी, तुम्हारी 2 बात साफ समझो आप। इलेक्शन होता है, 2 लोग भाग लेते हैं चुनाव में, अब 2 लोगों ने भाग लिया। एक भाग जनता लेती है, हम लोग लेते हैं, सब पब्लिक लेती है, पब्लिक वोट डालती है जाकर। और मैंने अपनी आंखों से देखा, आपको यकीन बताऊं, 2 लड़के अपने 90 साल के बाप को कंधों पर लाद के पोलिंग ले जा रहे थे वोट डलवाने के लिए। कहीं मेरा सांसद हार न जा, बूढ़ी माँ को ले आ रहे थे। और कहीं कहीं ऐसा हुआ कि अपनी बहन को मुंह ढकवा के और पोलिंग पर ले गए कुछ लोग, और वहां कह दी मेरे बेटे की बीवी है। यहां भी नहीं चिके। मतलब किस तरीके से इस देश की जनता इनको प्राइम मिनिस्टर बनाती है, मुख्यमंत्री बनाती है, MP बनाती है, MLA बनाती है, कि अपनी बहनों को बहू बना तक भी नहीं सकते लोग। बूढ़े बाप को ले आते हैं कंधों पर लाद कर, बीमार माँ को ले आते हैं, और जनता वोट देती है जो राजा बनता है भारत का। अब कोई वो नहीं है बुलेट, अब बैलेट है। अब सत्ता बैलेट से बनती है। सत्ता जब बनती है तो ये कैसे होता है? मैंने पूरे चुनाव में एक भी उद्योगपति को पोलिंग पर वोट डालने दिया। यही अंबानी जिसको आज प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, ये इलेक्शन के 20 दिन तक, इलेक्शन घोषणा होने के चुनाव तक, ये व्यक्ति विदेश में समुद्र किनारे पूरा परिवार पिकनिक मना रहा था। तमाम कारपोरेट विदेशों में थे सब, तमाम फिल्म कलाकार विदेशों में थे सब, कोई बड़ा सेलिब्रिटी पोलिंग पे नहीं गया। जो 60% जो 50% पोलिंग हुआ भारत के अंदर, किसका पोलिंग था? ये गरीबों का था, किसानों का था, मजदूरों का था, कर्मचारियों का था। उन्होंने पोलिंग किया, सत्ता उन्होंने दी। सत्ता जब बन गई तो सत्ता वो चला रहे हैं जो इनको पैसा देते हैं।
वो सत्ता चला रहे हैं, और सत्ता कैसे चला रही है? सत्ता उन्हें चला रही है बंदूक दम पे जो इनको वोट देते हैं। वोट देते हैं। ये बहुत सही। और पदक और मेडल उनको मिलेगा जो इनके इशारों पर वोट देने वालों पर दमनकारी फैसले लागू करते हैं, उन पर जो है अत्याचार या शोषण करते हैं उनका, उनको क्या? पुरस्कार मिलेगा। खैर, सत्ता जनता आज सत्ता हमने देती है, सत्ता जनता को लक्ष्य चला रही है, वो सत्ता चला रहे हैं, कंपनियां चला रही है, चंदे लिए उन्होंने, उनसे चंदे लिए हैं। बीफ कंपनी, भारत की बीफ जो गाय का मीट सप्लाई करती है, उससे चंदा लिया है इन्होंने। तमाम जो रोड बना रही है उससे चंदे ले रहे हैं, रोड जमीन बैठ रही है। आप देखिए हालात उस अयोध्या में 13 किलोमीटर सड़क जिसकी लागत 65 करोड़ पर किलोमीटर आई, 13 जगह सड़क बैठ गई वो। तमाम उद्योगपति कौन है? ये सब गुजराती उद्योगपति हैं, ये पूरे देश में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये चंदा दे रहे हैं, धंधा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री साफ कर दिया, चंदा दो और धंधा लो। लेकिन तो देश में ये हो रहा है, चंदा लो, धंधा लो, किसानों को रोको और पदक लो। खैर, हमने वादा किया था कि हम किसानों के साथ एक पंचायत भी 3-4 बड़े जो फैसले लेने वाले लोग हैं उनके साथ करेंगे। आज जानकारी है कि शुभकरण, जिसकी अभी चर्चा की, उस शहीद नौजवान की 22 साल के बच्चे की, उसका कोई केस लगा है। हाँ, तो उस मामले में शायद सुनवाई में जगजीत सिंह डल्लेवाल और ये लोग वहां पर हैं। तो ये हम 2-1 दिन के अंदर कई और लोग हैं संपर्क में, सबके साथ एक बार बैठेंगे, हरपाल जी होंगे, बाकी सबके साथ बैठेंगे। लेकिन देखिए, वीरता पुरस्कार या वीरता की परिभाषा देश में कैसे बदल रही है, किसानों को रोकना ही क्या इस देश में वीरता है, इसका जवाब आप दीजिए। आप सभी दर्शकों से मैं कह रहा हूं कि क्या किसानों को रोकना, किसानों का दमन करना इस देश में वीरता की नई परिभाषा है, वीर होने की नई एलिजिबिलिटी है, योग्यता है? आप क्या सोचते हैं? आप जरूर कमेंट बॉक्स में इस विषय पर जो 22 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल दिल्ली में 22 तारीख को हमारी एक कन्वेंशन होने जा रही है, और करीब 200 संख्या लोग भाग लेंगे, सब मैं भी आ रहा हूँ। और उस दिन ही तय होगा सब पूरा कार्यक्रम हमारा नेक्स्ट, और बड़ी लड़ाई के पूरे सिस्टम तय होगा। सब लोग हम इकट्ठा हो रहे हैं 22 तारीख को, लेकिन ये हम साफ कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर हम डरा नहीं जाएगा, और एमएसपी और कर्ज माफी की लड़ाई हमारी जारी रहेगी। और हम आज फिर वादा कर रहे हैं देश के लोगों से कि शुभकरण की शहादत, उन तमाम किसानों ने शहादत जो उन्होंने दी है, कुर्बानी 1300-900 लोगों ने, हम उनको बेकार नहीं देंगे, अपनी अंतिम सांस तक हम लड़ाई लड़ेंगे ये। लेकिन मैं आपको बता दिया साहब कि बदल गया विचार, जो वोट देते हैं सरकार उनको बंदूक चला रही है, और जो वोट नहीं देते, पैसा देते हैं, वो सरकार को चला रहे हैं। ये साफ देख लो आप, ये हो रहा है। 22 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में न्यूज लॉन्चर की भी टीम रहेगी, क्योंकि हम तो हमेशा किसानों के बीच में और देश की आम जनता है, किसान आम जनता है, उनके साथ, उनकी मांगों के साथ एक मिशन के तहत न्यूज लॉन्चर हमेशा मौजूद मिलेगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर राय दीजिए कि वीरता की परिभाषा इस देश में कैसे बदल रही है, जरूर राय दीजिए। इजाजत दीजिए चौधरी साहब, धन्यवाद आपका। मैंने बता दिया, कैसे बदली परिभाषा, देख लो आप, बदल लीजिए, देख लो आप।